हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे MTP2 फाइनल सीए के AFM सब्जेक्ट के MTP2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें न्यू कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सिनेरियो बेस्ड MCQ जो है वो है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पे बेस्ड CDS। पहले समझ लेते हैं CDS क्या होता है, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। सपोज सपोज ये मेरा एक कंपनी है। ओके, ये मेरा कंपनी है से A लिमिटेड। ओके, इस कंपनी ने किसी और कंपनी को लोन दिया है। लोन दिया है। ओके, अब ये कंपनी ऑब्वियसली उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देगा। से ये जो है ये मेरा बी है, बोरोवर। ये बोरोवर है। ओके, ये बोरोवर है। अब ए लिमिटेड को सपोज लगता है कि लाइक सपोज इमीडिएटली लगे या आफ्टर कुछ टाइम लगे कि भाई मैंने बोरोवर को लोन तो दे दिया है। से उसका नाम बी लिमिटेड कर देते हैं। सपोज मैंने बी लिमिटेड को लोन तो दे दिया है, पर अब उसे लगेगा कि नहीं, बी लिमिटेड शायद डिफॉल्ट करे, वो उसका पेमेंट नहीं करे जो ऑन ड्यू डेट देना चाहिए। तो यहाँ पे ए लिमिटेड के पास रिस्क आ गया कि भाई पेमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अगर ए लिमिटेड को अपने इस रिस्क को सेव करना है, इस रिस्क से खुद को सेव करना है, तो ए लिमिटेड क्या कर सकता है कि वो इंश्योरेंस ले सकता है। जैसे नॉर्मली इंश्योरेंस वर्क करता है उसी तरीके से ये भी वर्क करेगा। तो ये किसी दूसरे कंपनी को, से आई लिमिटेड, उससे वो इंश्योरेंस लेगा। वो इंश्योरेंस लेगा और इंश्योरेंस लेके क्या करेगा कि भाई देखो, जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस में होता है, सपोज मैंने अपने गुड्स पे इंश्योरेंस लिया तो मैं क्या करूंगा कि मैं एवरी ईयर उस कंपनी को प्रीमियम पे करूंगा, और वो कंपनी मुझे क्या देगा, वो मुझे प्रोटेक्शन देगा। मतलब अगर आगे जाके मेरा गुड्स जल गया या डैमेज हो गया फॉर सम रीजन, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगा टू कॉम्पेंसेट दैट लॉस, वो लॉस को कॉम्पेंसेट करेगा। तो उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है, ए ने क्या इंश्योरेंस लिया, ए ने क्या इंश्योरेंस लिया कि भाई अगर आगे जाके बी लिमिटेड डिफॉल्ट करेगा, तो तो जो लॉस हो गया, लॉस होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी आई लिमिटेड ए को कॉम्पनसेट करेगा। तो ए आई को क्या देगा, ए आई को देगा, ये उसको देगा प्रीमियम। कॉम्पनसेशन के लिए कुछ तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और आई ए को क्या देगा, आई ए को देगा प्रोटेक्शन या गारंटी। वो उसे देगा प्रोटेक्शन। कि कौन सा प्रोटेक्शन, कि अगर आगे जाके बी लिमिटेड डिफॉल्ट किया तो आई लिमिटेड ए लिमिटेड को पैसे देगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया। तो सीडीएस बेसिकली एक इंश्योरेंस टाइप ही है, जहां पे हम किसी कंपनी को, ये जो आई लिमिटेड है वो कोई भी हो सकता है, वो एक कंपनी हो सकता है, वो एक बैंक हो सकता है, वो एक डीलर हो सकता है, जो किसी दूसरे कंपनी को, हमारे एग्जांपल में ए लिमिटेड को प्रोटेक्शन देगा, गारंटी देगा कि अगर बी लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया, अगर बी लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया तो आई लिमिटेड उसे वो पैसे दे देगा। तो इसमें ए का लॉस नहीं होगा, और ऑब्वियसली ए लिमिटेड को आई लिमिटेड को कुछ पे करना पड़ेगा, तो वो होता है प्रीमियम। वो तो एक नॉर्मल इंश्योरेंस में भी होता ही है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा सबको। ओके, अब जनरली ये जो लोन देगा, तो उसके सामने वो बॉन्ड हो सकता है। बॉन्ड ऑब्वियसली एक टाइप का लोन है, तो वो बॉन्ड हो सकता है। तो ए लिमिटेड के पास क्या होगा, बी लिमिटेड के बॉन्ड्स होंगे, और उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए उसने आई लिमिटेड से ये प्रोटेक्शन खरीदा है। तो आई लिमिटेड को बोला जाता है प्रोटेक्शन सेलर, और ए लिमिटेड को बोला जाता है प्रोटेक्शन बायर। आई होप ये टर्म्स सबको समझ गया होगा। फाइन, आगे आते हैं सम पे। सपोज यू आर अ रिस्क मैनेजर एट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड योर कंपनी हैज loaned a significant amount of 500 crores to X लिमिटेड। हमारे कंपनी ने एक्स लिमिटेड को लोन दिया है 500 करोड़ का। अच्छा, इसमें सबका बेनिफिट क्या एक बार बता दो। बी लिमिटेड को तो नॉर्मल, वो तो नॉर्मल बोरोवर है, वो तो ये ट्रांजैक्शन में, ये सीडीएस में इन्वॉल्व नहीं है। और ए लिमिटेड को क्या फायदा है कि ए लिमिटेड ने अपना रिस्क पास ऑन कर दिया आई लिमिटेड को। आई लिमिटेड को क्या फायदा है, उसे प्रीमियम मिल रहा है, और वो लॉ ऑफ एवरेजेस पे काम करेगा, उसने बहुत सारे जगह पे ये प्रोटेक्शन दिया होगा। तो सब तो एक साथ डिफॉल्ट नहीं होगा, तो उसे प्रीमियम मिलेगा। उसी लॉजिक पे काम करेगा आई लिमिटेड, जिसपे नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी काम करता है। वही लॉजिक कि भाई वो प्रीमियम बहुत सारे लोगों से लेगा, पर सब में तो लॉस नहीं होगा।
तो उसी लॉजिक से आई लिमिटेड प्रॉफिट कमाएगा। ओके, ये बेसिक फायदा होता है। चलो सम पे आ जाते हैं। सपोज यू आर अ रिस्क मैनेजर एट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड योर कंपनी हैज लोन्ड a significant amount of 500 crores to company X Limited। हमने, ये हमारा कंपनी, हमने X Limited को लोन दिया है 500 crores का फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एट 6 months MCLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स। इसका मतलब हमने जो लोन दिया है वो एक वेरिएबल रेट है, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट MCLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है, तो हमने MCLR प्लस 2% पे हमने लोन दिया है। ओके, you are concerned about X Limited's ability to repay the debt due to recent market volatility। हम डर गए कि भाई अब X Limited हमें पे करेगा नहीं करेगा, डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी। तो टू प्रोटेक्ट योर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पोटेंशियल डिफॉल्ट यू डिसाइडेड टू परचेज अ CDS। हमने सोचा भाई हम किसी से CDS ले लेते हैं फ्रॉम ABC बैंक। तो हमने एक दूसरा पार्टी है ABC बैंक, उससे हमने प्रोटेक्शन लिया। प्रोटेक्शन मतलब ये उसे गारंटी देगा, प्रोटेक्शन देगा, और ये उसे क्या देगा, ऑब्वियसली प्रीमियम, ये उसे प्रीमियम देगा एट अ प्रीमियम कोटेड एट 1%। और प्रीमियम का रेट भी दिया गया है कि प्रीमियम जो है वो 1% रेट पे है पर ईयर थ्रू कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट क्या होता है कि जब डिफॉल्ट होगा, सी, अब जब डिफॉल्ट होगा, सपोज लोन है 100 रुपीज का, सपोज सपोज लोन है 100 रुपीज का, 1 सेकेंड, यस, सपोज लोन है 100 रुपीज का, और उसमें से ए लिमिटेड को 30 रुपीज मिल रहा है, तो 70 रुपीज का लॉस हुआ। तो आई लिमिटेड जब सेटल करेगा, तो आई लिमिटेड जब उसे सेटल करेगा, तो सेटलमेंट का दो तरीका होता है, या तो फिजिकल सेटलमेंट होता है या तो कैश सेटलमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि वो 100 रुपीज का लोन है और उसमें से उसे 30 रुपीज मिल रहा है, विच मीन 70 रुपीज नहीं मिल रहा है। तो जो प्रोटेक्शन बायर है उसका लॉस कितना है, 70। तो उसे अगर कैश सेटलमेंट करेंगे तो ये एग्जांपल में आई लिमिटेड ए लिमिटेड को कितना देगा, वो उसे देगा 70 रुपीज। और अगर फिजिकल सेटलमेंट कर रहे हैं तो ए लिमिटेड आई लिमिटेड को वो जो भी बॉन्ड होगा वो पूरा का पूरा दे देगा, पूरा बॉन्ड वो उसे दे देगा, फुल दे देगा, और सामने वाले से, आई लिमिटेड से, कैश ले लेगा एंटायर 100 रुपीज। आई होप ये समझ गया। तो इन शॉर्ट कैश सेटलमेंट मतलब क्या, मुझे जितना लॉस हो रहा है उतना ही मैं कैश में लूंगा। और अगर फिजिकल सेटलमेंट हो रहा है तो मेरे पास जो बॉन्ड है, जो बोरोवर ने मुझे बॉन्ड दिए होंगे, वो बॉन्ड में पूरा का पूरा आई को, मेरे जो प्रोटेक्शन गिवर है उसको दे दूंगा, और उससे पूरा का पूरा कैश ले लूंगा। ओके, तो ये इस तरीके से इट ऑपरेट्स इन दिस मैनर। फाइन। तो यहाँ पे लिखा गया कैश सेटलमेंट करना है, मतलब जो भी लॉस होगा उतना हम कैश में ले लेंगे। ऑन द रेस्पेक्टिव रीसेट डेट्स फॉर द सेम पीरियड एक्चुअल MCLR इंटरेस्ट रेट्स कम्स आउट एज फॉलोज। ये हमारे MCLR इंटरेस्ट रेट्स है डिफरेंट डिफरेंट रीसेट रेट पे, 6 6 मंथ्स पे, क्योंकि 6 6 मंथ्स के रेट्स है, 3 साल का है, तो टोटल 6 टाइम पीरियड हो गया। 6 6 महीने में, एक साल में 2 टाइम पीरियड, 6 मंथ 6 मंथ्स, तो 3 साल में 6 टाइम पीरियड, क्योंकि ये जो लोन है वो 3 साल का था। फाइन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ CDS इज, CDS का जो पूरा स्कीम है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफॉल्ट रिस्क। प्रोटेक्शन मतलब अगर मैंने किसी को लोन दिया है और ड्यू टू मार्केट कंडीशन में डर गया हूं कि मुझे लग रहा है कि सामने वाला जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट करेगा, तो मैं किसी थर्ड पार्टी से मैं इंश्योरेंस लूंगा, तो उसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन। मैं प्रोटेक्शन ले रहा हूं, आई एम अ प्रोटेक्शन बायर। तो CDS का पर्पस ही होता है प्रोटेक्शन बायर। ओके, सेकंड पॉइंट, which of the following statements is true about CDS contract? CDS contract cannot be used for speculation. Wrong, it can be used for speculation। हम सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन के लिए भी कर सकते हैं, जहां पे हमने किसी को एक्चुअल लोन नहीं दिया है, पर हम स्पेकुलेशन के थ्रू, जिस तरीके से समझिए ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस में जैसे मैंने कॉल ऑप्शन है, तो मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया, तो मुझे खरीदना नहीं है, मुझे कॉल ऑप्शन के थ्रू, कॉल ऑप्शन में क्या मिलता है, राइट, राइट टू परचेज शेयर। पर मेरा इंटेंशन परचेज करने का नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि भाई थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा, मैं ऑप्शन किसी को बेच दूंगा। तो यहाँ पे भी सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट भी उसी तरीके से कर सकते हैं, हम किसी दूसरे जो बोरोवर टाइप्स है, हम उस कंपनी पे उस कंपनी का रिस्क ले सकते हैं, और वो अगर इंप्रूव हो जाएगा तो हम उसे बेच देंगे मार्केट में, हम डिफरेंस कमाते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर स्पेकुलेशन। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस। नहीं, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किसी भी दो पार्टी के बीच में एक प्राइवेट अरेंजमेंट होता है,
जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में वो इस कंपनी और एबीसी बैंक के बीच में ये एक प्राइवेट अरेंजमेंट होता है। ये ये एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता है, ये एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है, इट्स अ प्राइवेट अरेंजमेंट। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइवेट अरेंजमेंट, यस दिस द आंसर। एंड सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेट्स ऑल रिस्क नहीं, खाली डिफॉल्ट रिस्क। सीडीएस में खाली डिफॉल्ट रिस्क ही कवर किया जाता है, बाकी जो रिस्क होंगे वो एज इट इज होंगे। बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया या जो भी हो, हम खाली डिफॉल्ट रिस्क कवर करेंगे सीडीएस के थ्रू। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द गाइडलाइंस एंड द रूल्स फॉर कंडक्टिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रांजैक्शन? इसके जो गाइडलाइंस है, ये जो सीडीएस है उसके जो गाइडलाइंस है, वो इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन जो है, वो एक बॉडी है, उन्होंने ये इशू किया है इसके गाइडलाइंस। Assuming no default occurs, the total premium your company will pay during the designated loan period shall be। हम कितना प्रीमियम पे करेंगे? देखिए, लोन जो था वो इनिशियली 500 करोड़ का था और प्रीमियम है 1% पर ईयर, 1% पर ईयर। तो हम कितना पे करेंगे? 500 पे हम 1% एवरी ईयर पे करेंगे, मतलब 5 करोड़, और 3 साल तक पे करना है तो हम 15 करोड़ पे करेंगे। सपोज इफ द लेंडर डिफॉल्ट, अब देखो ये जो लेंडर है, सपोज इफ द बोरोवर डिफॉल्ट समवेयर इन द बिगनिंग, बोरो होना चाहिए, सपोज इफ द बोरोवर डिफॉल्ट समवेयर इन द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, मतलब 2 साल तक बोरोवर ने रेगुलर पेमेंट किया और थर्ड ईयर उसने पेमेंट नहीं किया। In the beginning of third year of loan, after payment of interest up to 2 years, and then the market value of reference loan falls to 75% of its par value। हमने कितने का लोन दिया था? हमने 500 करोड़ का लोन दिया था और इसका वैल्यू गिर गया, 75% हो गया है। तो 500 का 75% मतलब वैल्यू हो गया 375। ओके, 375 करोड़। देन एबीसी बैंक विल पे योर कंपनी डैश इन अ कैश सेटलमेंट। तो क्योंकि कैश सेटलमेंट की बात हो रही है, तो सपोज ये जो डिफॉल्ट हो रहा है उसके वजह से हमारा लॉस हो गया है 125, 500 से वैल्यू गिर के हो गया 375, तो हमारा जो लॉस है वो 125 है, तो उतना अमाउंट हमें एबीसी बैंक देगा। दैट्स इट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सम। तो इस तरीके से ये सम चलता है, इस तरीके से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप चलता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, केस सिनेरियो 3। यू आर एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। देखिए, केस सिनेरियो 2 नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो बहुत सिंपल सम है, वो मॉड्यूल का सम है कैपिटल बजटिंग का, वो सबने किया होगा। मैं केस सिनेरियो 3 पे आता हूं जो थोड़े डिफरेंट सम्स है। You are an investment analyst working for a financial advisory firm. You have been asked to analyze the bond market's yield curve to assist your client in making investment decisions. The yield curve represents the relationship between interest rate yield and the time to maturity for debt securities, usually government bonds. For simplicity, assume the following yield data for government bonds over various maturities measured in years. ये एक yield curve दिया गया है। ये yield हमारा 1 year है तो उसका 3% yield है, 2 years का 4%, so on। डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का यील्ड दिया है। यील्ड कर्व क्या होता है? बेसिकली यील्ड कर्व होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारा यील्ड होता है और एक्स एक्सिस पे टाइम टू मेच्योरिटी होता है, टाइम या मेच्योरिटी होता है। जनरली यील्ड कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि कम टाइम होगा तो कम रेट होगा, ज्यादा टाइम का होगा तो ज्यादा। ये एक तो सिंपल बैंक एफडी में भी होता है। हम बैंक में जाते हैं, अगर हम एफडी करते हैं, मैं अगर 2 या 3 मंथ्स का एफडी करूं तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। लेकिन अगर मैं 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए एफडी करूं तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो यील्ड कर्व नॉर्मली अपवर्ड स्लोपिंग होता है, विच शोज अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब टाइम ज्यादा होगा तो यील्ड भी ज्यादा होगा। और विच वी कैन सी फ्रॉम ईयर, यहाँ पे देखो ये जो यील्ड है देखो बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 30 ईयर्स, हमारा यील्ड भी बढ़ रहा है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व। इस यील्ड कर्व को नॉर्मल यील्ड कर्व बोला जाता है। एक दूसरा होता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व, इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म में हमारा रिटर्न ज्यादा मिलेगा और लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न कम मिलेगा। सेम यहाँ पे यील्ड होता है और यहाँ पे टाइम टू मेच्योरिटी होता है। तो ये इन्वर्टेड क्यों होता है कि यहाँ पे ये ऐसा तब होता है जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके रिसेशन आने वाला है, आगे जाके रिसेशन आने वाला है। इसलिए लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा पैसा लोअर रेट पे बुक हो जाएगा और आगे जाके नुकसान हो जाएगा। इसीलिए
इन्वर्टेड होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब जैसे ज्यादा टाइम होगा हमारा यील्ड कम होगा, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड यील्ड कर्व। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल यील्ड कर्व। नॉर्मल यील्ड कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? हायर मेच्योरिटी हायर यील्ड, लोअर मेच्योरिटी लोअर यील्ड। तो इसका आंसर बी है, शॉर्ट टर्म यील्ड्स आर लोअर देन लॉन्ग टर्म यील्ड्स। फिर नेक्स्ट पहले 13 कराता हूं, एंड इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व कब होता है? इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता है जब हम फ्यूचर में रेसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म का रेट कम हो जाता है, तो जब हम रेसेशन एक्सपेक्ट करें तब ये होता है। 12 पे आते हैं, बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड यील्ड डेटा व्हाट इज द यील्ड स्प्रेड बिटवीन द 10 ईयर बॉन्ड एंड द 1 ईयर बॉन्ड? ओके, 10 ईयर बॉन्ड का रेट क्या है? 7%। 1 ईयर बॉन्ड का रेट क्या है, वाइटम क्या है? 3%। तो स्प्रेड कितना हुआ? 7% माइनस 3%, तो ये हमारा 4% हो गया। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट पे आते हैं 14th एंड 15th, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन जो हमने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखे। If an investor is looking to invest for 2 years, starting from 3 years from now, मतलब 3 साल के बाद उसे 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसे 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 3 साल के बाद उसे 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो जिसको हम फॉरवर्ड रेट बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट 3/5 या 3/5 या 3 वर्सेस 5 बोला जाता है। मतलब 3 साल के बाद मुझे 5th ईयर तक इन्वेस्ट करना है, विच मीन्स 2 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, 2 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। ओके, द फॉरवर्ड रेट ही वुड एक्सपेक्ट शाल बी, तो उसे क्या बैंक क्या फॉरवर्ड रेट कोट करेगा, हमें वो फाइंड करना है। देखिए सिंपल है, सबसे पहले हम 3 इयर्स का रेट क्या है वो देखते हैं, वो है 5%। मतलब अगर मैं आज से 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करूं तो मुझे क्या रेट मिलेगा? मुझे 5% रेट मिलेगा। और अगर मैं 5% 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करूं, 5 इयर्स के लिए, तो मुझे 6% रेट मिलेगा। 6%, अगर मैं 5 इयर्स के लिए करूं तो मुझे 6% मिलेगा। ओके, तो अभी ये बीच का जो फॉरवर्ड रेट है 2 साल का, वो रेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए मैं दो वे से कराता हूं, एक फॉर्मूला से, एक लॉजिकल। फॉर्मूला से क्या होता है कि अगर हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 1+R 0 to 5। 0 to 5 मतलब मैं डे 1 पे इन्वेस्ट करूंगा सीधा 5 इयर्स, इट इज लाइक 5 साल का एफडी कर दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, तो उसे हम 0 to 5 बोलते हैं। तो 5 साल के लिए ये जो इन्वेस्ट करूंगा दैट विल बी इक्वल टू मेरे 3 साल का रिटर्न 0 to 3, जो मुझे 3 साल के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो रेट्स क्वेश्चन में दिए वो पर एनम रेट्स होते हैं, ये टोटल नहीं है। अगर ये 30 इयर्स का 7.6 है तो इट डजंट मीन कि वो 30 साल में 7.6 मिलेगा, वो हर साल 7.6 मिलेगा। ऑब्वियस, हर साल का रेट होता है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो 1+R 0 5 द होल रेज टू 5, और 3 साल के लिए करूंगा तो 1+R 0 3, और फिर मुझे 2 साल के लिए और इन्वेस्ट करना है तो 1+R 3 5, इसी को फॉरवर्ड रेट बोलते हैं, इसी को फॉरवर्ड रेट बोलते हैं 3 5। तो मुझे ये रेट 2 साल के लिए मिलेगा। सी इट इज दिस वे, ये जो फॉरवर्ड रेट का मैकेनिज्म होता है वो किस तरीके से होता है? वो इस तरीके से होता है कि सपोज अगर मिस्टर ए ने 5 साल के लिए एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया, और मिस्टर बी ने पहले 3 साल के लिए किया, और फिर आगे के 2 साल के लिए वो फॉरवर्ड रेट बुक करता है किसी कंपनी से, किसी बैंक से, तो दोनों को रिटर्न सेम मिलेगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, फॉरवर्ड रेट किस तरीके से चलता है। सपोज मिस्टर ए ने 5 साल के लिए एक साथ बुक कर दिया एफडी, से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल खाली एफडी का बता रहा हूं ताकि समझने में इजी हो, और मिस्टर बी ने उसी बैंक से समझो 3 साल के लिए आज ही एफडी बुक कर दिया, और उसने आगे के 2 साल के लिए फॉरवर्ड रेट, मतलब पहले से अगर वो रेट डिसाइड करेगा बैंक के साथ कि मुझे आगे 3 साल बाद मैं जब आऊंगा तो मुझे 2 साल का एफडी करना होगा, अगर तो मुझे क्या रेट दोगे, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। 3 साल के बाद अगर मैं आऊंगा तो 2 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्या रेट दोगे, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। तो वो 2 साल के लिए मुझे क्या रेट देंगे, तो वो 3 साल का रेट जो आज ही हो जाएगा, और 2 साल का जो मैं फॉरवर्ड बुक करूंगा, तो टोटल 5 साल के बाद इसको जो अमाउंट मिलेगा और इसको जो अमाउंट मिलेगा वो सेम होगा। बैंक का या मार्केट का मैकेनिज्म इस तरीके से ही होता है कि नो वन कैन मेक आर्बिट्राज प्रॉफिट, दोनों का जो रिटर्न होगा वो सेम होगा, दोनों का रिटर्न सेम होगा। आई होप दिस इज ओके। दोनों को जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो सेम होगा, इसीलिए ये इक्वेट करते हैं हम 1+R 0 5 मतलब 5 साल का जो अमाउंट है वो 3 साल का प्लस फॉरवर्ड रेट 2 इयर्स का सेम इनफ्लो होगा।
चलो सॉल्व करते हैं, मैं फिर दूसरे वे से भी समझाऊंगा। एक बार ये कंटिन्यू करते हैं फॉर्मूला। 6%, 5 years का 6% है, यहीं पे हमारे पास है। तो ये होगा 1.06 रेज टू 5, क्योंकि ये 5 साल का है, इज इक्वल टू 3 years के लिए अगर मैं एफडी करूं तो मुझे मिल रहा है 5%। 1+0.05 रेज टू 3, इसको भी हम 1+0.06 लिख सकते हैं। चलो लिख देता हूं, 1+0.06 रेज टू 1+R35 होल स्क्वायर, 2 साल का रेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.06 रेज टू 5, और ये पार्ट है 1.05 रेज टू 3, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। 1.05 रेज टू 3 इज इक्वल टू 1+R35, जो कि हमारा फॉरवर्ड रेट है आगे के 2 साल का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए वो रेट मिलेगा। एलएचएस को सॉल्व करते हैं। 1.06 रेज टू 5, तो 345 डिवाइड बाय 1.05, 1.05 1 2 3 बार, तो ये हो जाएगा 1.15600 इज इक्वल टू 1+R35 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमें स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1.156 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये आ जाएगा 1.0752 इज इक्वल टू 1+R35। दैट्स इट। तो व्हाट इज R35? वो हो गया, R35 हो गया 0.0752, दैट इज 7.52%। 7.52%। तो आंसर हमारा बी है। ओके, इसको अगर डिफरेंट वे से देखना है तो मैं एक और समझाता हूं। अगर डिफरेंट वे से देखना है तो दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। वो कैसा होता है, देखो, सपोज मैं अगर 1 रुपी इन्वेस्ट करता हूं और उस पर मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या होता है, 1+1 × 0.06, या मैं 100 रुपीज लेके बताता हूँ। चलो 100 रुपीज लेता हूँ। सपोज मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 100 रुपीज इंटू 0.06। अब अगर मैं 100 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, 1+0.06। तो क्या हो गया, 100 × 1.06। ये डेफिनेटली सबको पता होगा, बट स्टिल एक बार के लिए मैं बता देता हूँ। इन शॉर्ट, मुझे 6% ऐड करना है तो मुझे इंटू 1.06 करना होता है। तो उसी तरीके से सपोज एक बंदा है जिसने जिसने 6% पे 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 6% पे 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसे रिटर्न क्या मिलेगा, 1 रुपी इंटू 1.06। सपोज उसने 1 रुपी इन्वेस्ट किया, 1.06 एक बार, फिर से 1.06, क्योंकि फिर उसे 6% मिलेगा, फिर से 1.06, इस तरीके से वो 5 बार उसे रिटर्न मिलेगा, 5 बार। तो इसे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, 1 × 1.06 रेज टू 5, क्योंकि वो 5 बार इन्वेस्ट कर रहा है। उसी तरीके से सपोज दूसरा बंदा है जिसने जिसने 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है 5% पे, 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया 5% पे, तो उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा 1 रुपी इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, मतलब 3 बार। और फिर वो इन्वेस्ट करेगा जो हमारा एफआरए रेट है, फॉरवर्ड रेट जो होगा। तो 1+ जो भी X% होगा, 1+X%, वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, और ये दोनों अमाउंट इक्वल होगा। तो ये लॉजिक होता है बेसिकली। अगर हमें ये इक्वेट करना है तो हम इस लॉजिक से कर सकते हैं। आई होप सबको ये पॉइंट समझा होगा। फाइन, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला कुछ कुछ अलग फॉर्मूला नहीं होता, ये सिंपल मैथमेटिकल लॉजिकल ही है, लॉजिक है जो हम अप्लाई करते हैं इसमें। चलिए सेकंड केस पे आते हैं। आई थिंक इससे और क्लैरिटी होगा। इफ एन इन्वेस्टर इज लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर 2 इयर्स स्टार्टिंग 5 years फ्रॉम नाउ, अब वो बोल रहे भाई वो 5 साल के बाद इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 2 years, मतलब 7th ईयर तक। तो हमें देखना है भाई 5 years का रेट क्या है, 7 years का रेट क्या है। 5 years का रेट है 6% और 7 years का है 6.4। 6 and 6.4, ये हमारे रेट्स हैं। द फॉरवर्ड रेट यू वुड एक्सपेक्ट शाल बी, अब हमें इस गैप का फॉरवर्ड रेट फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था, इसमें क्या होता है, समझो अगर कोई बंदे ने 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो उसे क्या इन्फ्लो मिलेगा, और किसी ने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो उसे क्या इन्फ्लो मिलेगा। फिर वो 2 साल के लिए फॉरवर्ड रेट करेगा। मीनिंग अगर मैं इसे यहां पे सॉल्व कर दूं, तो किसी पर्सन ने सपोज अगर
7 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो उसे क्या रेट मिलेगा? इसे हम इस तरीके से लिखते हैं 1+R07, 7 साल का जो रेट होगा, 7 साल का रेट 7 बार। ये एक पर्सन है जो एक साथ 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा पर्सन है जो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, 0 to 5 मतलब 0 ईयर से 50 ईयर तक 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, और फिर वो फॉरवर्ड रेट बुक करेगा आगे 2 साल के लिए। तो 1+R57 2 साल का, तो इन दोनों का जो टोटल इनफ्लो होगा वो सेम होगा। तो चलो, तो 7 ईयर्स का रेट है, एक बार चेक कर लेता हूँ। 7 ईयर्स का रेट है 6.4, यस, और 5 ईयर्स का रेट है 6%। तो 7 ईयर का रेट है 6.4, तो 1+0.064 ये रेट से इन्वेस्ट करेगा 7 साल के लिए, और ये आई थिंक ये है 6%। चेक कर लेता हूँ, यस, 0.06 ये 5 साल के लिए, तो ये होगा 1+R57 रेस टू 2। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.064 रेस टू 7 डिवाइड बाई 1.06 रेस टू 5 इज इक्वल टू 1+R57 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1.064 इंटू इक्वल टू ये स्क्वायर 34567 डिवाइड बाई 1.051234 5, तो मुझे मिला 1.2096 इज इक्वल टू 1+R57 रेस टू 2 निकाला तो हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये आ गया 1.0998 इक्वल टू 1+R57। दैट मीन्स R57 हो गया है 0.0998, दैट इज 9.98%। आई होप सबको ये पॉइंट समझ गया होगा कि दिस इज 9.98%। ऑप्शन में नहीं है, मतलब मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया, एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। 1.064 इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया 34567 डिवाइड बाई 1.061234 5 ना, ये मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में। ये फिगर आ रहा है 1.1536, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ रहा है इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये आ रहा है 1.0741, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 0.0741, दैट इज 7.41%। 7.41%। आई होप ये सबको ओके है, ये कॉन्सेप्ट फाइन। तो इस तरीके से MTP2 का मैंने MCQ कवर कर दिया है। आई होप सबको समझ गया है। चलो, विद दिस आई स्टॉप ओवर हियर। ओके, चलो बाय।